NO माइनस, इसमें आपका ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, इसको बोलेंगे नाइट्राइड आयन। पहले हम स्पेस देंगे, उसके बाद क्लोराइड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्नर थ्योरी। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये वर्नर साहब ने बताया। चलिए देखते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया। तो जो वर्नर साहब थे उन्होंने 4 कंपाउंड लिया, ठीक है, आप देख सकते हो COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3, 4 तरह के इन्होंने कंपाउंड को लिया। क्यों लिया? ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, ठीक है, और वही जो आप बनाएंगे वही आप सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो 4 कंपाउंड उन्होंने लिया, इसमें इन्होंने अलग अलग प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, ठीक है। इन चारों कंपाउंड में अलग अलग बीकर में लिया और चारों में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड किया, ठीक है, प्लस AgNO3 प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाता है आपके लैब में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 4 बीकर में चारों कंपाउंड को लिया, उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को डाल दिया। तो जो रिजल्ट आया, जो प्रोडक्ट आया, उसको इन्होंने मेजर किया। किसने? वर्नर साहब ने मेजर किया, ठीक है। तो पहला कंपाउंड में आया 3 मोल ऑफ AgCl, दूसरे वाले कंपाउंड में आया 2 मोल ऑफ AgCl, तीसरे वाले में आया 1 मोल ऑफ AgCl और चौथे वाले में आया नो एनी AgCl, मतलब AgCl बना ही नहीं। पहले प्रोडक्ट में आपका 3 AgCl बना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl, दूसरे में 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl और तीसरे में 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl और चौथे वाले में AgCl बना ही नहीं। ये उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया। किसने? वर्नर साहब ने। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, उन्होंने ये सोचा कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl मिलने का मतलब हुआ कि 3 क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, तभी तो वो आयनाइज हुआ, ठीक है, आयनाइजेबल होता है। मैंने आपको सब बताया है अपने पिछले क्लास में कि काउंटर आयन जो होते हैं वो अलग होने की कैपेसिटी को रखते हैं, वो आयनाइजेबल होते हैं, वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं, सब मैंने अपने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। तो उन्होंने ये सोचा कि जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl का बन रहा है, उसमें 3 Cl जो आ रहा है AgCl में, वो 3 Cl आया कहां से? उन्होंने अपना बुद्धि यूज किया और ये सोचा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये तीनों Cl है, तभी वो आयनाइज हुए और तभी वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl को बनाए। इज दैट क्लियर मैं क्या कर रही हूँ? उन्होंने ये सोचा, अच्छा दूसरे वाले केस में आते हैं तब आप और क्लियर हो जाएगा आपको। तो उन्होंने ये सोचा कि जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तभी वो आयनाइज हुआ और AgNO3 से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl को बनाया, ठीक है। तीसरे वाले केस में उन्होंने देखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और आयनाइज होकर AgNO3 से रिएक्शन किया और ये बनाया। अभी वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, अभी सोच रहे हैं वो, ठीक है, कौन? वर्नर साहब। और लास्ट में अब उन्होंने देखा कि एक भी AgCl का मॉलिक्यूल ऑब्टेन नहीं हुआ, इसका मतलब कि Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ही नहीं, सारे के सारे Cl कहाँ है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, एज ए लिगेंड काम कर रहे हैं, काउंटर आयन की तरह काम नहीं कर रहे। सब कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ मैंने आपको पिछले क्लासेस में बहुत डिटेल से बताया है, अब मैं आगे आपको बता रही हूँ। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे है मेरा, तो मैं लिंक को डाल दूंगी आई बटन में, आप देख लेना। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बना, इसमें कैसे एक भी AgCl एकदम नहीं बना, ठीक है। इसमें सारे Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसमें 3 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ये किसने सोचा? ये वर्नर साहब ने सोचा अपना बुद्धि लगा के, क्योंकि काउंटर आयन जो होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो Cl होगा वही ब्रेक करेगा, वही आयनाइजेबल होता है। काउंटर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो आयनाइज नहीं हो पाते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे AgNO3 से। कि कौन करेगा? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, जो आयनाइजेबल होगा, तो वही रिएक्शन करेगा, वही प्रोडक्ट को बनाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 4 कंक्लूजन उन्होंने निकाला। अब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन चारों का क्या किया? स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। देखो कैसे, ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रॉ किया। किसने? वर्नर साहब ने अपना बुद्धि यूज किया और ये देखा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे 6NH3 अटैच है,
ब्रैकेट में 6NH3 अटैच है, लेकिन Cl कितना अटैच है? 3 Cl जो है वो आपके प्रोडक्ट में चले जा रहे हैं। इसका मतलब कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर तीनों Cl है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, तभी तो वो इजिली आयोनाइज हो गए। बाहर थे, काउंटर आयन के फॉर्म में थे, तभी वो इजिली आयोनाइज होकर AgNH3 से रिएक्शन कर लिए। इसका मतलब तीनों के तीनों Cl आपके कहाँ है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। और ये स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का इन्होंने ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कि मैं तेज नहीं ना बोल रही हूँ? कमेंट में आप बताइएगा मुझे। तो तीनों Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो गया। अब इसकी कहानी जानते हैं। इसकी कहानी क्या हुआ कि इन्होंने पाया कि 2 Cl जो है वो इस Ag के साथ मिलकर AgCl बना रहा है। इसका मतलब कि 2 Cl काउंटर आयन के फॉर्म में है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तभी वो आयोनाइज हुआ। उसके बाद इन्होंने इसका स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। CONH3 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, वो तो ब्रेक हो ही नहीं रहा है। और आपका 2 Cl जा रहा है, इसका मतलब 3 Cl यहाँ पर है, 2 Cl काउंटर आयन के फॉर्म में है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो एक Cl जो होगा वो लिगेंड के फॉर्म में होगा अंदर, और बाकी के 2 Cl बाहर हो जाएंगे। 2 Cl ब्रेक करेगा यहाँ से, तभी AgNH रिएक्शन किया और 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बना, और एक Cl एज ए लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। किसने कहा? वर्नर साहब ने कहा। ये थिंकिंग लगाकर सोचा उन्होंने। ठीक है, आगे इस कंपाउंड का देखते हैं। अब इस कंपाउंड में एक Cl जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, तभी वो आयनाइज हुआ, तभी वो AgNH रिएक्शन किया और AgCl बनाया, एक मॉलिक्यूल ऑफ AgCl। इसका मतलब यहाँ पे 3 Cl और एक Cl AgCl बना रहा है, तो 2 Cl बचा। 3 Cl में से एक Cl Ag के साथ रिएक्शन किया और AgCl बनाया, तो 2 Cl बचा। वो 2 Cl कहाँ जाएंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तेज तो नहीं बोल रही ना मैं? तो यहाँ पर 2 Cl जो होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे, तो बाहर एक ही Cl होगा, फिर काउंटर आयन के फॉर्म में एक ही Cl होगा, वही आयोनाइज होगा, वही ब्रेक करेगा, वही AgNH से रिएक्शन करेगा और AgCl बनाएगा। इज दैट क्लियर? अब इस वाले केस में आइए। इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट बना ही नहीं है AgCl का। इसका मतलब काउंटर आयन के फॉर्म में Cl प्रेजेंट ही नहीं है कंपाउंड में। सारे के सारे Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तभी वो आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड है सेंट्रल मेटल एटम से, तभी वो आयोनाइज नहीं हो पाए और आपका एज ए लिगेंड की तरह वहां पे काम कर रहे हैं। काउंटर आयन है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये मतलब हुआ इस चीज का। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर तीनों के तीनों Cl आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे, काउंटर आयन के फॉर्म में नहीं होंगे, यहाँ पे लिगेंड की तरह काम करेंगे। ठीक है, काउंटर आयन की तरह काम नहीं करेंगे। तो ये 4 स्ट्रक्चर इन्होंने, किसने? वर्नर साहब ने बताया कि इस कंपाउंड का ये 4 स्ट्रक्चर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया। ये तो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया ना। अब इसका जो स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, वो इन्होंने इसका ड्रॉ किया। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, पहले मैं एक ब्लू पेन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। अब इस कंपाउंड में आप देखिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एक चीज यहाँ पे गलती हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ 5NH3 है ना, तो यहाँ पर आप 5 करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पर 4NH3 है तो यहाँ पर 4 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3NH3 है तो यहाँ पर 3 करेंगे। ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 6NH3 है तो 6 हो गया, 5NH3 है तो 5 हो गया, 4NH3 है तो 4 हो गया, और 3NH3 है तो 3 हो गया। ठीक है, तो आप खुद भी सही कर सकते हो। हाँ चलो, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 5NH3 और 1 Cl मतलब 6, 4NH3 और 2 Cl मतलब 6, 3NH3 और 3 Cl मतलब 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? उसका स्ट्रक्चर होगा 3 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशन में उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करने आता है आपको? सब मैंने आपको पढ़ाया है, हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था। बीच में सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक स्क्वायर होगा, और इस स्क्वायर के चारों तरफ आपके लिगेंड्स होंगे। कौन से? NH3, 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 सभी नाइट्रोजन अपने अपने लोन पेयर सप्लाई कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस सेंट्रल मेटल एटम को, इस तरह से। ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर आपका एक
4 NH3 हो गए, 2 NH3 और बाकी है, तो एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, सब मैंने हाइब्रिडेशन चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया था। तो इस तरह से 6 NH3 हो गए। 3 Cl जो है वो काउंटर आयन है और वो प्राइमरी वैलेंसी को दर्शाते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो डॉटेड लाइन से शो होती है, तो आप उसको कहीं पर भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से Cl को कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं। अब ये कैसे पता चला कि हमें कि Cl जो है वो आपका इस तरह से स्ट्रक्चर में है, ये सब कैसे पता चला? हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ये सब बात पता चली कि कौन NH3 कहाँ होगा, कौन Cl कहाँ होगा। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसका जब हम रेडिएशन के थ्रू निकालते हैं तब हमें वहां पर पता चलता है कि कौन NH3 कौन Cl कहाँ कहाँ है, कौन एक्सियल में है, कौन इक्वेटोरियल में है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हो उसको, नहीं है तो फिर आप मुझे बताना है, मैं उसको पढ़ाऊंगी। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना किसी भी मॉलिक्यूल का। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया ना कि 5 NH3 है तो यहाँ पे 5 NH3 होगा ना, वहाँ पे गलती से मैंने 6 लिख दिया था तो वो 5 होगा। यहाँ पर 4 है तो ये 4 होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अब तक अगर मैं किसी क्लास में पढ़ाती रहती तो सारे बच्चे मैम 4 है तो 4 कीजिए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने पे क्या होता है कि कोई बोलता नहीं है ना, इस वजह से। चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CO, ओके, और यहाँ पर आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेम स्ट्रक्चर होगा जो आपका पहले वाला बनाया मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर, बट अंतर क्या होगा कि इसमें एक Cl और आ जाएगा। ठीक है, 5 NH3 और एक Cl एक जैसे होंगे, 2 Cl काउंटर आयन के फॉर्म में डॉटेड लाइन से होंगे, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, समझ में आ रहा है ना? चलिए, यहाँ पर एक NH3 यहाँ होगा, एक NH3, 5 NH3 है ना इसमें, तो पांचों NH3 को पहले हम ड्रॉ करेंगे और एक NH3 आपका अबव द प्लेन होगा और बचा क्या? एक Cl, तो वो Cl बिलो द प्लेन। ठीक है, डॉटेड लाइन से नहीं बनाएंगे, उसको मोटी लाइन से बनाएंगे। Cl वो एज ए लिगेंड है, यहाँ पर जो Cl है वो लिगेंड का काम कर रहा है, काउंटर आयन का काम नहीं कर रहा है। वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को नहीं। प्राइमरी वैलेंसी को ये बाहर का काउंटर आयन हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पर जो 2 Cl बचे हुए हैं उसको आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, रैंडमली आप उसे कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो डॉटेड लाइन से। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सेम ही स्ट्रक्चर होगा। CO इस तरह से छोटा सा बनाया है मैंने ताकि थोड़ा जगह भी कम है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 NH3 है, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ और एक NH3 यहाँ। 2 Cl है, एक Cl ऊपर हो जाएगा और एक Cl नीचे हो जाएगा। बाकी के जो एक Cl बचा हुआ है उसको कहीं पर भी आप डॉटेड लाइन से कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो Cl है ये इक्वेटोरियल होगा कि एक्सियल होगा, ये सब कैसे पता चलेगा? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता चलेगा। अब इस कंपाउंड का अगर आपको बनाना होगा तो CO, फिर यहाँ पर 3 NH3 है तो 3 NH3 से अटैच हो जाएगा, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ और एक NH3 यहाँ। ठीक है, और 3 Cl है तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। यहाँ पर डॉटेड लाइन से आप कुछ बनाने के लिए बचा ही नहीं है क्योंकि काउंटर आयन है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड से इसका स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उनका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कैसे ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाया, वो सब मैंने आपको बता दिया। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं मैंने अपने पिछले क्लास में आपको अच्छे से बता दिया था। लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट अटैच होते हैं और अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, उनकी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिगेंड का मतलब समझेंगे लेविस बेस या इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड स्पीशीज। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड का मतलब होता है लिगेंड। ठीक है, लेविस बेस को हम यहाँ पे लिगेंड कहेंगे। ठीक है, तो ये जैसे न्यूट्रल भी हो सकते हैं जैसे H2O, NH3, और आपके आयनाइज भी हो सकते हैं, आयन के फॉर्म में भी हो सकते हैं जैसे आपके ऑक्सिलेटो हो गया, जैसे Cl-, Br-, इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, डेंटिसिटी। ध्यान से सुनिए, डेंटिसिटी, डेंटिस्ट नहीं, डेंटिसिटी ये क्या होता है? तो the number of lone pairs of electrons donated by a ligand is called denticity.
जितने भी नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, वो उस लिगेंड का डेंसिटी कहलाता है। जैसे H2O है, इसमें ऑक्सीजन एक अगर सप्लाई करेगा लोन पेयर तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अमोनिया में NH3 है, इसमें नाइट्रोजन एक लोन पेयर सप्लाई कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डेंसिटी फाइंड करना है। Cl माइनस है, एक लोन पेयर सप्लाई करेगा तो ये किसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डेंसिटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड में कितने तरह के लिगेंड्स होते हैं। पहला यूनिडेंटेड, जिसे हम मोनोडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, दूसरा बाइडेंटेड, तीसरा एम्बीडेंटेड और चौथा होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। आपके बुक में काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए होंगे, आप सबको अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में। फिलहाल मैंने बहुत ही थोड़ा बहुत लिखा है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अभी आपको और पढ़ाने हैं, और आप बुक से सारे नोट कर लेना। चलो पहला देखते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड मतलब क्या, यूनि मतलब मोनो, एक, तो मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब हुआ कि इसमें Cl माइनस आते हैं, Br माइनस, Cn माइनस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें एक ही जो एटम होगा वो अपना लोन पेयर सप्लाई करेगा, एक एटम लोन पेयर को सप्लाई करेगा, एक लोन पेयर को सप्लाई करेगा, तो ये हो गया यूनिडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा आयन जो दो लोन पेयर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक लोन पेयर सप्लाई करेगा तो यूनिडेंटेड, दो लोन पेयर सप्लाई कर रहा है मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम को तो बाइडेंटेड। फॉर एग्जांपल जैसे EN स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है इथेन 1,2-डाइएमीन, ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो गया ये इथेन 1,2-डाइएमीन, इसमें आपका नाइट्रोजन है, यहां से भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आपको सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और यहां से भी सप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो ये नाइट्रोजन इसको सप्लाई करेगा, यहां से भी ये नाइट्रोजन सप्लाई करेगा, तो दो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम जो है दो लोन पेयर सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। ये किस तरह का लिगेंड हो गया, ये बाइडेंटेड, दो लोन पेयर सप्लाई कर रहा है तो बाइडेंटेड, ठीक है। एम्बीडेंटेड क्या हो गया, अच्छा एक और एग्जांपल है इसका ऑक्सीलेटो, इसमें भी आप देख रहे हो कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम है आपके जो दो लोन पेयर सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया बाइडेंटेड, ठीक है। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या हुआ, एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें आपका एक ही मॉलिक्यूल या एक ही आयन हो लेकिन उसमें दो एटम हो जो आपके सप्लाई कर सकते हो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, एग्जांपल ध्यान से देखिए, ठीक है। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है जैसे HCN, इसमें अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम है तो सल्फर अपने लोन पेयर को सप्लाई कर सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नाइट्रोजन सप्लाई करे क्योंकि इसके पास भी तो लोन पेयर है सल्फर की तरह। तो अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन सप्लाई करेगा तो कहानी फिर अलग हो जाएगी, होगी कि नहीं, ठीक है। एक ही तरह का लिगेंड है थायोसाइनेटो, हाँ थायोसाइनेटो, इसमें दो एटम ऐसे हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी को रखते हैं, तो इस तरह के लिगेंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अगर सल्फर देगा तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो, और अगर ये मुड़ गया घूमकर नाइट्रोजन देने लगा अपना लोन पेयर तो इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। समझ में आ रहा है, एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा आयन जिसमें दो एटम हो जो दोनों ही आपके सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की कैपेसिटी को रखते हो। जैसे कि थायोसाइनेटो में सल्फर देगा, आइसोथायोसाइनेटो में नाइट्रोजन देगा, सेम ही मॉलिक्यूल है, सेम ही आयन है। इज दैट क्लियर, चलिए यहां तक समझ में आ गया। आप देखिए लास्ट है पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड का मतलब होता है कि बहुत सारे लोन पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन बहुत सारे लोन पेयर को वो सप्लाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल है EDTA, EDTA आपके 6 लोन पेयर्स को सप्लाई करता है सेंट्रल मेटल एटम को, 6, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड। यूनिडेंटेड का मतलब एक लोन पेयर सप्लाई किया, बाइडेंटेड का मतलब दो लोन पेयर सप्लाई किया, लेकिन पॉलीडेंटेड का मतलब बहुत सारे सप्लाई किया, जिसमें एग्जांपल आ गए EDTA। EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेड होता है, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को वो सप्लाई करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे 6 कैसे करता है, यहाँ पे तो आप कहो कि 4 ही है, दो नाइट्रोजन आपको नहीं दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं EDTA क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है EDTA का। ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, 6 लोन पेयर को
सप्लाई करने की कैपेसिटी रखता है सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट 1 2 3 4 एसीटेट आयन जो है वो 4 फॉर्म में जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो ये चारों के चारों ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं, करेंगे ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। लेकिन मैंने कहा कि हेक्साडेंटेड है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन भी तो है यहाँ पे, उसके पास भी तो लोन पेयर है, तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को सप्लाई करने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब कि ईडीटी जो है वो हेक्साडेंटेड होते हैं, 4 O- और 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। किताब में बहुत सारे और भी लिगेंड्स दिए हुए हैं बुक में, सबको देखिए, पढ़िए, समझिए और नोट कीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो उसको आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में लिखने के लिए, व्हाट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो चलिए देख लेते हैं। होमोलैप्टिक का मतलब, होमो का मतलब समझ में आ रहा है आपको, होमो का मतलब होता है समान, सेम। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको कि होमोलैप्टिक का मतलब कि समान लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफरेंट लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बस यही है डिफरेंस दोनों में। ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू एनी वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। ठीक है, इनमें जो आपके डोनर ग्रुप्स होंगे, जो लिगेंड्स होंगे, सब इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, तो उनको हम बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर आपका लिगेंड्स डिफरेंट डिफरेंट हो गया उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डोनर ग्रुप्स अगर है इनमें, लिगेंड्स है, तो उनको हम हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं होमोलैप्टिक का। यहाँ पर देखिए 6NH3 कोबाल्ट से अटैच है, सेम तरह के लिगेंड्स है, 6 के 6 NH3 सेम भी ना होंगी, तो यहाँ पर लिगेंड सब सेम है, होमो है, इसलिए इसको बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखिए 6 साइनाइड जो है वो आयरन से अटैच है। ठीक है, सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो इसको बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में, देखिए यहाँ पर अमोनिया के साथ क्लोरीन भी लिगेंड है, लिगेंड डिफरेंट हो गया, हेटेरो हो गया, तो इसको बोलेंगे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 NH3 है, यहाँ पे 3 Cl है, लिगेंड डिफरेंट हो गया, हेटेरो हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप समझ में जाकर देख के आप बता सकते हो कौन होमोलैप्टिक है, कौन हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपके रेगुलर एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम NH3 को अमोनिया बोलते हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये एक लिगेंड होता है और इसको हम एमीन बोलते हैं। तो नाम सबका चेंज हो जाएगा, और ये जो नाम आप टेंशन मत लो कि कैसे याद होगा कैसे याद नहीं होगा। तो जितना ज्यादा आप नोमेनक्लेचर करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप नोमेनक्लेचर करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आपको ये सारे नाम ऐसे ही चुटकी भर में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो कि याद कैसे होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि NH3 ये क्या है, एक लिगेंड है, इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो इसे हम अमोनिया बोलते हैं, और इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, ये सप्लाई करता है लोन पेयर। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक लिगेंड का काम करता है और इसका नाम हो जाता है एमीन। स्पेलिंग बहुत ध्यान रखिएगा, आप स्मॉल लेटर में आपको लिखना है AMMINE, एमीन। अमोनिया को लिगेंड के फॉर्म में आप ले रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहां पर ये अमोनिया नहीं कहलाएगा, ये एमीन कहलाएगा। स्पेलिंग होगा AMMINE। ठीक है, तो स्पेलिंग पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर नोमेनक्लेचर आप कर रहे हो। नेक्स्ट है NO आपका, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो डोनर एटम होता है, और इसे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोसिल लिगेंड कहते हैं। ठीक है, आगे है H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, इसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्वो या एक्वा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है और इसे हम कार्बोनिल कहते हैं। लिगेंड क्या है, ये कार्बोनिल लिगेंड है, ऐसा बोलेंगे। CS क्या है, थायोकार्बोनिल, इसमें सल्फर
सप्लाई करता है मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन, इसे हम स्मॉल लेटर में टी हो गया थायोकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है Cn माइनस साइनाइड आयन, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, किसी बुक में नाइट्रोजन दिया है, किसी बुक में कार्बन दिया हुआ है, तो दोनों ही हो सकता है। इसको साइनो या साइनाइडो भी कहते हैं, सफिक्स याद रखिएगा, लास्ट में ओ है। आगे देखिए X माइनस मतलब क्या, हैलाइड आयन के बारे में बात हो रही है, इसमें क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमीन भी अगर आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, सफिक्स ओ जोड़ देंगे। जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोरो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, या इसको हम हेलाइडो भी कह सकते हैं, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो या फ्लोराइडो। ठीक है, आगे है NO2 माइनस, ये तीनों को मैंने ब्लू कलर से इसलिए लिखा है ताकि तीनों एक जैसे हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से कर दिया है अंडरलाइन, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। NO2 माइनस, NO2 माइनस में आपका डोनर एटम नाइट्रोजन होगा और इसका नाम होता है नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में नाइट्रो ही होगा, लेकिन स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ONO माइनस, इसमें आपका ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, इसको बोलेंगे नाइट्राइड आयन। देख लीजिए फॉर्मूला, NO2 माइनस है, ये ONO माइनस है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो इस तरह से लिखेंगे, नाइट्रोजन सप्लाई करेगा तो इस तरह से लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइड आयन, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में नाइट्राइड। तो ओके, लास्ट में सफिक्स ओ आ जाएगा। NO3 माइनस है, ये आपका नाइट्रेट आयन होता है, आपको पता ही है, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इसको बोलेंगे नाइट्रेटो। ओके, सफिक्स ओ हो गया। लास्ट में है, इन तीनों को अच्छे से आप याद रखिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इन तीनों में, कौन डोनर एटम होगा, कौन इसमें नाम होगा। OH माइनस क्या हो गया आपका, हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो। ओके, तो अभी बहुत इतना भी और भी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है NH2 माइनस, जिसे हम एमाइड आयन कहते हैं, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन होता है और इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एमाइडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, सफिक्स सबका लास्ट में ओ है। आगे देखिए FCN माइनस, इसको हम थायोसाइनाइड आयन कहते हैं, इसमें सल्फर जो होता है वो डोनर एटम होता है, वो सेंट्रल मेटल एटम को सल्फर जो होता है वो लोन पेयर देगा, तो तब हम लिगेंड को लिखेंगे थायोसाइनाइड, तो याद रखिएगा। लेकिन जब इसको हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे, मतलब इसको पलट दे, SCN माइनस में जब सल्फर एज ए लिगेंड काम करेगा, एज ए डोनर एटम काम करेगा, तब थायोसाइनाइटो उसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर SCN में नाइट्रोजन जो है वो सप्लाई करने लगे सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाएगा और नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट आयन, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। इज दैट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, याद रखिएगा। जब नाइट्रोजन सप्लाई करेगा तो नाइट्रोजन डोनर एटम होगा आइसोथायोसाइनेटो, जब सब सल्फर सप्लाई करेगा तब सल्फर होगा डोनर एटम और थायोसाइनाइटो उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है एथिलीन डाइअमीन, EN जिसको हम बोलते हैं EN शॉर्ट, ऐसे ही लिखते हैं इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, एथिलीन डाइअमीन को हम EN शॉर्टकट में लिखते हैं स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन, स्पेस नहीं होगा बीच में, याद रखिएगा स्मॉल लेटर में स्पेस नहीं होगा, जब इसको आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एज ए लिगेंड लिखेंगे तब। आगे है NO प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन नहीं करता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन सप्लाई करता है और इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। NO2 प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इसका नाम हो जाता है नाइट्रोनियम। ठीक है, स्मॉल लेटर में आप सारा लिखेंगे और एक भी स्पेस बीच में आप नहीं रखेंगे, और साथ ही आपका यहाँ पर बहुत सारे और भी है, बुक में आप देख के नोट कर लेना। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, जैसे कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है। ठीक है, रेगुलर एग्जाम में भी आ सकता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है NH4 प्लस अमोनियम आयन, तो क्या ये लिगेंड होगा कि नहीं होगा, ऐसे पूछेगा कि NH4 प्लस में लिगेंड कौन डोनर एटम होगा, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, और 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में देगा कि ये लिगेंड ही नहीं होगा, तो आप किस पर टिक करेंगे? आप टिक करेंगे उस ऑप्शन पे कि ये लिगेंड ही नहीं होगा। NH4 प्लस अमोनियम आयन लिगेंड का काम करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है लोन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि उसी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है।
नाइट्रोजन पर ही पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसके पास लोन पेयर होता ही नहीं है, तो ये सप्लाई नहीं कर पाता है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन। तो अमोनियम आयन लिगेंड का काम नहीं करेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले जो रूल है नोमेनक्लेचर का वो आपको ध्यान से याद रखना है। पहला रूल ये है कि आपको लेफ्ट टू राइट हमेशा नोमेनक्लेचर करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लिगेंड्स अगर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लिगेंड्स को सजाकर लिखेंगे, ठीक है। तीसरा है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर अगर नेगेटिव चार्ज है तब सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में हम ATE लिखते हैं। जैसे अगर आपका सिल्वर है, मेटल आपका सिल्वर, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वरेट, ठीक है, या सिल्वरेट, ठीक है। अगर आयरन है तो फेरेट, ठीक है, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम 8, लास्ट में ATE कर देंगे आप, ठीक है। लास्ट में क्या कर देंगे, ATE लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला है, ठीक है। और आपका चौथा रूल ये है कि आपका चौथा रूल यहाँ पे लिख देती हूँ। चौथा रूल ये है कि काउंटर आयन और जो आप नाम लिख रहे हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो उन दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। तो चलिए वो मैं करूंगी तब आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को लेते हैं। इस कंपाउंड में हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालेंगे। तो सपोज दैट कि यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो X है, +6 ब्रैकेट में यहाँ पे फ्लोरीन का -1 है इज इक्वल टू -4, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर है तो X इज इक्वल टू +2 हो गया। मतलब इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हो गई वो 2 हो गई। मतलब इसको हम नोमेनक्लेचर में इस तरह से लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब इसका स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो कितनी संख्या में है, नंबर ऑफ लिगेंड कितनी है, 6 है। तो इसको हम बोलेंगे हेक्सा। स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर रहेगा, उसके बाद सारे के सारे आपके स्मॉल लेटर रहेंगे, याद रखिएगा। तो हेक्सा और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं लिगेंड की फॉर्म में, फ्लूरो। तो हेक्सा फ्लूरो, ठीक है। तब मैंने बताया आपको कि फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, फ्लूरो। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो। तो यहाँ पर हेक्सा फ्लूरो। अब आयरन है और नेगेटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव है, तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में ATE लिख देंगे। तो आयरन है ना यहाँ पे, तो आयरनेट लिखो या तो फेरेट लिखो, FERATE, फेरेट भी इसको हम लिख सकते हैं आयरन को, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो आपका निकला है ऑक्सीडेशन नंबर वो है 2, ठीक है। अब इसके बाहर जो है काउंटर आयन क्या है, यहाँ पे काउंटर आयन है नहीं, बस आयन है। ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये आयन के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे स्पेस देंगे और थोड़ी दूर में हम लिखेंगे आयन। बस ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। चौथा रूल मैंने आपको बताया ना कि काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में हमें स्पेस रखना है, ठीक है। चौथा रूल क्या मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आपका जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, इसके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आयन है ये, तो आयन अपने लास्ट में लिखा, लेकिन बीच में आप क्या रखेंगे, स्पेस रखेंगे। स्टार्टिंग में आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, उसके बाद सब के सब आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नंबर को आप इस तरह से फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? चलिए दूसरा देखते हैं। ये समझ में नहीं आया तो दूसरे से समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहला काम होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सेंट्रल मेटल एटम का। तो निकिल का सपोज दैट कि X है तो X +4 ब्रैकेट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है पोटेशियम का, पोटेशियम दिया हुआ है +2 ब्रैकेट में +1, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +1, और कितने संख्या में है, 2 संख्या में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर सब 0 लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या है 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 - 2 मतलब 2, मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई। मतलब इसको आप इस तरह से लिखेंगे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका नाम लिखिए। आपको नाम कैसे लिखना है, लेफ्ट टू राइट लिखना है, लेफ्ट टू राइट लिखना है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम के बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को हम मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से हमको पता चल जाएगा कि पोटेशियम है वहां पे तो कितनी संख्या में है, ठीक है। इसलिए हमें 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें लिगेंड की संख्या लिखने की जरूरत है, काउंटर आयन की संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए, आपको लिगेंड की संख्या को लिखने की जरूरत है, काउंटर आयन की संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पर पोटेशियम 2 दिया तो हम 2 नहीं लिखेंगे,
हम डायरेक्ट पोटेशियम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट पोटेशियम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अब इसके बारे में आइए, आप स्पेस दे देंगे बीच में क्योंकि काउंटर आयन है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो काउंटर आयन है तो स्पेस दे देंगे। उसके बाद टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो भी लिखो, दोनों बात सही है। टेट्रा क्लोरो, अब यहां पर निकिल लिखेंगे, निकिल और निकिलेट हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो ये इसके ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेगेटिव चार्ज है, तब यहाँ पर हो जाएगा निकिलेट और ब्रैकेट में यहाँ पर सेकंड, ठीक है, बस काम खत्म, इतना ही होगा आपका, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं। फिर से सुनिए, आपको लेफ्ट टू राइट लिखना है नाम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ हो, काउंटर आयन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, आपको लेफ्ट टू राइट ही नाम लिखना है, ठीक है। तो पोटेशियम यहाँ दे दिया है, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो उसके साथ वाले पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये 2 यहाँ जाएगा तो -2 हो गया, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ जाएगा तो +1 हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो गया, इसलिए मैंने निकिलेट लिखा है। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, तो पोटेशियम का जो संख्या है हमको वो नहीं लिखना है, काउंटर आयन की संख्या, नंबर ऑफ काउंटर आयन कितना है वो हमें नहीं लिखना है, वो आपके इससे पता चल जाता है, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड कितना है वो आपको लिखना है इस मॉनिटर में। यहाँ पे पोटेशियम हो गया, स्पेस दिया आपने, टेट्रा क्लोरो निकिलेट सेकंड। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप मुझे बताइए। तीसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में नहीं आया तो और क्लियर हो जाएगा आपका। तीसरे वाले में देखिए काउंटर आयन यहाँ पर दिया हुआ है और आपका इस वाले केस में काउंटर आयन इधर दिया हुआ है, तो आपको कुल मिलाकर लेफ्ट टू राइट ही लिखना है, कहीं पर भी काउंटर आयन दिया हो। लेफ्ट टू राइट लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, अगर यहाँ पर काउंटर आयन दिया है तो सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, हाँ, लेकिन ऐसे दिया हुआ है तो लिगेंड का नाम पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है? अमोनिया है और 2 संख्या में है, ठीक है। तो इसका आपका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो X+2 ब्रैकेट में 0 अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, फिर प्लस ब्रैकेट में -1 = 0, तो X+0 -1 = 0, तो X = 1, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी इसकी 1 होगी, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे सिल्वर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा डाई, अब अमोनिया को क्या बोलते हैं? एमीन, AMMINE, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर बाकी सारे स्मॉल लेटर, ठीक है। तो आपका डाई एमीन, उसके बाद सिल्वर, अब यहाँ पर आपका लास्ट में ATE होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ये आपका Cl माइनस है तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा, तो जब माइनस होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तब ATE लिखेंगे, प्लस होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तब नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Cl पर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, तो हम यहाँ पर सिल्वर ही लिखेंगे, ATE नहीं लिखेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर क्लोराइड। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्लोराइड क्यों लिखे, क्लोरो क्यों नहीं लिखे? तो लिगेंड के फॉर्म में अगर क्लोरीन रहेगा तब क्लोरो लिखेंगे, अगर काउंटर आयन के फॉर्म में अगर क्लोरीन रहेगा तब जस्ट का तस लिखेंगे, क्लोराइड ही लिखेंगे। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? लिगेंड के फॉर्म में अगर क्लोरीन रहेगा तब क्लोरो लिखेंगे, लेकिन काउंटर आयन के फॉर्म में रहेगा, काउंटर आयन के फॉर्म में क्लोरीन दिया है तब उसको जस्ट का तस आप जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही लिखोगे, क्लोराइड, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल जितना ज्यादा करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना आपको आराम से करने आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है लेकिन बाद में करते 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 सही होने लगता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए। इतना समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, अभी और इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, चलिए देख लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट आपको लिखना है, सबसे पहले इसका हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो X मान लेते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है और साथ में यहाँ पे 4 आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से थोड़ा लिख देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से है। पहला एग्जांपल है, इसमें आयरन दिया हुआ है तो सबसे पहले आयरन का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो 4 ब्रैकेट में +1 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आयरन का मान लीजिए X है, तो उसके बाद +6 ब्रैकेट में -1 = 0, साइनाइड के ऊपर -1 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर उसका,
तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मतलब 2, मतलब प्राइमरी वैलेंसी इसकी 2 हो गई। तो आप इसको इस तरह से नोट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे आप नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट आपको लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा इस तरह से, पहले इसको मैं साफ कर देती हूँ, 2 है इसका, याद रखिएगा। यहाँ पर आयरन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। अब 4 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। काउंटर आयन की संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ काउंटर आयन को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिगेंड की संख्या को लिखा जाता है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे पोटेशियम, लेफ्ट टू राइट आपको लिखना है, तो पोटेशियम, ठीक है। काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में आपको स्पेस रखना है, उसके बाद आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो स्पेस दे दिया। फिर हेक्सा, अब स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर में, इसके बाद स्मॉल लेटर में। हेक्सा साइनो, साइनाइड आयन को क्या बोलते हैं, साइनो, ठीक है। उसके बाद आयरन, अब यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेगेटिव चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर प्लस होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनोफेरेट, लास्ट में ATE कर देंगे सेंट्रल मेटल एटम के बाहर। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया इसका नाम, पोटेशियम स्पेस हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो x प्लस 5 ब्रैकेट में अमोनिया का 0 होता है, -1 फिर -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसका नाम लिखना होगा, तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखेंगे इसका लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स का नाम लिखना है। तो इसका नाम एमीन है, इसका नाम क्लोरो है, तो एमीन पहले आएगा कि क्लोरो पहले आएगा, एमीन आएगा क्योंकि ए है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पेंटा एमीन, ठीक है। एमीन, अमोनिया को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, पेंटा एमीन। उसके बाद क्लोरो, स्पेस देने की जरूरत नहीं है, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेटिनम लिखना है। अब इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लेटिनम ही रहेगा, प्लेटिनेट नहीं होगा, प्लेटिनम, ठीक है। अब इसके बाहर 4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद काउंटर आयन लिखने से पहले हम स्पेस देंगे, उसके बाद क्लोराइड। इज दैट क्लियर, बस यही है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला कंपाउंड, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का, तो x मान लेते हैं प्लस 0 और यहाँ बाहर 2 है, En का होगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर, फिर प्लस 2 ब्रैकेट में -1 क्लोरीन का, फिर -1 इज इक्वल टू 0। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना, ठीक है। फिर x प्लस 0 फिर -2 और ये -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब इस तरह से आप इसको नोट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा, पहले लेफ्ट टू राइट लिखना है हमें, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यहाँ पे डिफरेंट लिगेंड्स है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नाम लिखने होंगे। तो ये है एथिलीन डायमीन और ये है क्लोरो, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोरो। उसके बाद अब यहाँ पे डाई आप लिख चुके हैं, यहाँ पे En 2 दिया हुआ है, एथिलीन डायमीन कितनी संख्या में दिया हुआ है, 2 संख्या में दिया हुआ है, तो बार बार डाई नहीं लिखेंगे, डाई क्लोरो फिर डाई एथिलीन डायमीन, इससे से नहीं लिखेंगे। एथिलीन डायमीन में एक बार डाई आ चुका है, तो यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है एथिलीन डायमीन, तो हम इसको बार बार डाई नहीं लिखेंगे, तो हम वहां पर यूज करेंगे बिस, BIS, बिस वर्ड का यूज करेंगे। बिस का मतलब होता है कि 2 बार। अब बिस एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो गया एथिलीन डायमीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्टी होगा, कोबाल्टेट नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 3, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस देंगे, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड होगा, क्लोराइडो नहीं होगा क्योंकि काउंटर आयन में क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है, लिगेंड में नहीं दिया हुआ है, इसलिए लिगेंड में जिसका नाम है तो क्लोरो लिखा है आपने, लेकिन काउंटर आयन में है तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट करें। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ये, चलिए देख लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा क्रोमियम का। तो सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं,
4 ब्रैकेट में H2O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, क्योंकि H2O क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फिर +2 ब्रैकेट में क्लोरीन का -1 और फिर साथ में NO3 पर क्या होता है चार्ज -1, तो प्लस ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, मतलब प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएगी। मतलब इसको आप नोमेनक्लेचर में कुछ इस तरह से लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, किसका, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, अब चलिए इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट टू राइट आपको लिखना है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये एक्वो है और ये है क्लोरो, तो पहले क्या आएगा एक्वो, तो आपका हो जाएगा टेट्रा, 4 है ना, 4 एक्वो है, तो टेट्रा एक्वो। ठीक है, उसके बाद डाई क्लोरो या क्लोराइडो। ओके, क्लोरो लिखो या क्लोराइडो लिखो। उसके बाद क्या आ जाएगा क्रोमियम, अब इसके ऊपर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमिएट नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे नाइट्रेट, स्मॉल लेटर में नाइट्रेट। अब बोलोगे आप कि नाइट्रेट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन को जस का तस लिखते हैं, उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, केवल लिगेंड के नाम में चेंजिंग करते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कब चेंजिंग करेगी, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगा तब। ठीक है, तो स्पेस देने के बाद नाइट्रेट। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसका देखते हैं। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हम 3 ब्रैकेट में +1 पोटेशियम का होगा, फिर प्लस आयरन को x मान लेते हैं, +5 ब्रैकेट में साइनाइड का -1, फिर एनो नाइट्रोसिल 0 होता है 0। ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - 3 मतलब 2, मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, मतलब इसका इस तरह से आप नोमेनक्लेचर में लिखोगे 2। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये आपने निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2। अब इसका नाम लिखना शुरू करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो इसमें काउंटर आयन की संख्या नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इस काउंटर आयन का नाम ही लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, नंबर ऑफ काउंटर आयन हम नहीं लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, और पोटेशियम के आगे हम P कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद स्पेस देंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस होना जरूरी है। ठीक है, तो पोटेशियम, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो नाइट्रोसिल है और ये साइनाइड है, तो पहले कौन आएगा, साइनो आएगा। तो पेंटा संख्या में है 5 नंबर है ना, 5 दिया हुआ है लिगेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटा, सॉरी स्पेस आप देंगे ना बीच में, तो ये हो जाएगा पेंटा साइनो। उसके बाद क्या हो जाएगा नाइट्रोसिल, पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा फेरेट, FERRAT, फेरेट। ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला था 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 निकला था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर से कितना निकला था 3 निकला था। उसके बाद आपका बस हो गया, यही तक है। ठीक है, तो आपका काउंटर आयन हो गया पोटेशियम, बीच में स्पेस देंगे पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड, बस यही तक इसका नाम हो जाएगा। लास्ट है आपका, देख लीजिए लास्ट में क्या है, लेफ्ट टू राइट आपको लिखना है, तो सबसे पहले हम इसका लिगेंड का नाम लिखेंगे, टेट्रा कैपिटल लेटर में T हो जाएगा टेट्रा, उसके बाद एमीन AMMINE, उसके बाद कॉपर। अब कॉपर के ऊपर यहाँ पे कॉपरेट होगा कि नहीं होगा, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे। ठीक है, कॉपरेट नहीं लिखेंगे, कॉपर। उसके बाद आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी फाइंड करेंगे, स्पेस देंगे और सल्फेट। ठीक है, अब सल्फेट लिखेंगे, सल्फेटो नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि ये काउंटर आयन है, लिगेंड नहीं है यहाँ पर, तो काउंटर आयन को जस का तस लिखते हैं, तो सल्फेट है तो सल्फेट लिखेंगे, लिगेंड के फॉर्म में होता तो सल्फेटो हो जाता। अब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का वो कितना हो जाएगा, x + 4 ब्रैकेट में 0 -2 इज इक्वल टू 0, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो x इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर कॉपर का 2 हो जाएगा, तो यहाँ सेकंड कर देंगे। बस यही हो गया इसका नोमेनक्लेचर। काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में स्पेस आप देंगे। ओके, तो चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
सो स्टूडेंट, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही सही होते जाएगा। पहले आप करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत गलत होगा, लेकिन जितना ही आप करेंगे, क्वेश्चंस को करते जाइए, आंसर को मिलाते जाइए बुक से, तो आप देखेंगे कि आपका सही होते जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें नाम कैसे याद होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट आपने सुना होगा। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपको हैबिट होते जाएगा, आपको याद भी होते जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे क्रोमियम का मैंने निकाला 3, आयरन का 2 और आपका कॉपर का 2। तो इससे सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देन आप लिखेंगे, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर होगा, बाद में सब स्मॉल लेटर होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है ये पता होना चाहिए, तभी आप सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में ATE जोड़ेंगे। ओके, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंटर आयन के बीच में स्पेस देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, काउंटर आयन को आप जस का तस लिखेंगे, जैसे कि नाइट्रेट है, जैसे सल्फेट है। अगर यही आपका लिगेंड के फॉर्म में होता तो उसका नाम चेंज हो जाता। इज दैट क्लियर? तो इसको नोट कर लिया होगा अब तक आपने। तो कल की वीडियो में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।